बच्चों, तो आज हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मोमेंटम ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटिंग थ्योरम हम लोग शुरू करते हैं और उसी में पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में आ जाएगा। तो पॉइंटिंग थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, वो लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है। इट स्टेट्स दैट द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम in a certain volume V is equal to the work done by the field forces per unit time, और वर्क डन किसके ऊपर? on the charges contained in volume V plus the energy flow outward per unit time थ्रू द सरफेस इनक्लोजिंग द वॉल्यूम V। ये स्टेटमेंट है, इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको और उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। इसमें हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, ये आपका एक वॉल्यूम है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज हैं कुछ, या चार्ज के कारण चार्ज मूव कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि मूव करना है चार्ज को, और उसमें रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस के कारण I²R के प्रोपोर्शनल एनर्जी उसमें डिक्रीज करेगी। एक प्रकार से हम इसे सोच सकते हैं। और भी रीज़न क्या हो सकते हैं? तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी इस वॉल्यूम से, वो होगी कि जो इसके अंदर चार्ज हैं उनको मूव करने में जो एनर्जी खर्च होगी पर यूनिट टाइम, इस पूरे वॉल्यूम में जितना होगा, और प्लस इसके बाद जो बचेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी फ्रॉम द सरफेस। अब ये जो टोटल वॉल्यूम इसका V है, लेकिन ये सरफेस एरिया अगर देखें तो जो इसको इनक्लोज कर रही, मान लो वो सरफेस एरिया हम लोग A मान ले रहे हैं। A सरफेस एरिया है टोटल, जो कि उस V वॉल्यूम को इनक्लोज कर रही है। तो ये हमको प्रूफ करना है कि ऐसा होता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी इनसाइड ए वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम V इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द चार्जेज enclosed in volume V plus energy flowing outward direction per unit time from the area enclosing the volume V। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो थोड़ा सा पहले का आइडिया लेते हैं और उसके बाद आगे इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग को आइडिया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता या मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स होता तो एनर्जी कितनी होती है, उसकी एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स में। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे WE। ये कितना पढ़ते थे एनर्जी डेंसिटी? तो हम लोग पढ़ते थे 12 ε/E²। ये एनर्जी डेंसिटी थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको अगर इंटीग्रेट कर दें ऑन टोटल वॉल्यूम तो ये हम लोग का टोटल एनर्जी हो जाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाती थी। और इसको और अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए हाफ तो ठीक है, ε/E, तो E को हम लोग लिख दें प्लस इसके ε/E² लिखा हुआ है, ε/E², तो दिस इज इक्वल टू
ई प्लस एप्सिलॉन ई, ई डॉट एप्सिलॉन ई, और ई इज ई रख दीजिए उसको, और इसको लिख दे डी। तो इसको हम लोग ई डॉट डी भी लिख सकते हैं, डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक कितना होता था एनर्जी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल हाफ म्यू एच स्क्वायर डी वी। और इसको अगर हम लोग इसी तरह लिखना चाहें तो लिख सकते थे हाफ एच डॉट बी डी वी, बिकॉज बी इक्वल टू म्यू एच, तो हम लोग उसको बी डॉट एच डॉट बी लिख सकते थे। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी हुई। लेकिन अगर मान लो हमारी फील्ड ऐसे उसमें है जहाँ पर टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है, हमारा चार्ज मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, कई कंडीशन हो सकती है। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी है, लेकिन अगर टाइम डिपेंडेंट हो एनर्जी, टाइम के हिसाब से वेरी कर रही हो एनर्जी, तब क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन ना हो, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे इसको सोचा जाए। तो अब इसको सोचा जाए, ये तो मान लीजिए हमारे बेसिक एक्सप्रेशन है, इनको मान लो इक्वेशन नंबर 1, 2 कर लेते हैं। अब हम लोग मान लें कि अगर कोई चार्ज है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता था, वो हम लोग को याद होगा कि लॉरेंट फोर्स था, और वो कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये फोर्स था, ये फोर्स था, पार्टिकल की वेलोसिटी या चार्ज की वेलोसिटी v हो गई, और उसके कारण हमने फोर्स निकाला था, लॉरेंट्स फोर्स से था कि v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसका कितना फोर्स आएगा, ये आएगा। अब इस फोर्स द्वारा वर्क डन कितना होगा, या हम लोग कह दें कि अगर वर्क डन हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है तो वर्क डन पर यूनिट टाइम कह देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो पता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो हम लोग वर्क डन पर यूनिट टाइम तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वी वेलोसिटी पता है। तो thus द वर्क डन पर यूनिट टाइम बाई द फोर्स कितना हो जाएगा, से इसको हम लोग कह दें W बाई टी पर यूनिट टाइम वर्क डन हो गया। और ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू F डॉट वी, फोर्स उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग वेलोसिटी ले लिए, और इससे आएगा क्या, पर यूनिट टाइम आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन द चार्जेज। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q E प्लस V क्रॉस B, और इसको हम लोग V से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q E डॉट V, ये आ जाएगा, क्योंकि V क्रॉस B क्रॉस डॉट V 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है। हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है Q V क्रॉस B, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर आप देखना चाहें तो V क्रॉस B हमारा फोर्स जो है, फोर्स इज Q V क्रॉस B, तो जो भी वेक्टर आएगा, ये डायरेक्शन आएगी, वो V के परपेंडिकुलर होगा, V के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये V के परपेंडिकुलर है और V से हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो 0 हो गया। तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाता, जो भी वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क आ गया चार्ज पर। अगर चार्ज वहाँ पर Q चार्ज है तो इतना वर्क हो गया। लेकिन अगर चार्ज मान लीजिए हमारा कंटिन्यूअस है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग Q को क्या लिखते हैं, Q को ऐसा लिखते हैं, Q इज़ रो डी वी, वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
तो हम लोग Q को ऐसे लिख सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग Q को ऐसे लिख सकते हैं। और उस केस में हमारा जो ये निकाला गया है वर्क डन बाय द फील्ड फोर्सेस मतलब दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स था QE, मैग्नेटिक फील्ड का कितना फोर्स था QV क्रॉस B। तो दोनों के द्वारा वर्क डन हम लोगों ने निकाल लिया कितना आया। तो वर्क डन यहाँ पर रेट आप लिख दें या पर यूनिट टाइम लिख दिए, रेट ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड फोर्सेस ऑन द चार्ज। और चार्ज कैसे, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारे पास चार्ज ना पता होकर चार्ज डेंसिटी पता हो, तब के केस के लिए हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये हमारा था QE डॉट V, तो इसी को हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, Q की जगह आ जाएगा रो dV, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो E डॉट V एंड dV वॉल्यूम V, ये आ जाएगा। तो हमने किया क्या, हमने जो चार्ज टोटल चार्ज था उसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख दिया, इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम V चार्ज डेंसिटी इंटू dV, तो उससे हमारा आ जाएगा चार्ज। तो ये हम लोगों का वर्क डन हो गया फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इसके अंदर देखें तो रो इंटू V ये क्या होता है, रो और V का ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा आपका, अगर डायमेंशन के हिसाब से सोचें तो रो V दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और दिस इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग देखें तो चार्ज अपॉन टाइम दिस इज करंट और डिस्टेंस से एक डायमेंशन इसकी ख़त्म कर दें तो ये एरिया हो जाएगा। तो I अपॉन A दिस इज J, दिस इज करंट डेंसिटी। तो हम लोग रो इंटू V को कहते हैं दिस इज करंट डेंसिटी। तो दिस इज इक्वल टू E डॉट J dV, where J is current density। और ये किसको हमने लिखा है, दिस इज रो V इक्वल टू J एंड J इज करंट डेंसिटी। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएं और देखें कि क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया। तो सेंस, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज करेंगे और इस J को रिप्लेस करेंगे मैक्सवेल्स रिलेशन से। नाउ कंसीडर E डॉट J इंटीग्रल dV। ये है क्या E डॉट J dV, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पर सेकेंड, क्योंकि रेट है ये। तो इसको हम लोग निकाला जाए तो हम लोग को पता है सिंस J इज, हम लोग अगर देखें मैक्सवेल्स रिलेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन क्या होता है, फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन क्या होता है, डेल क्रॉस H। हम लोग का फोर्थ रिलेशन में J आता है, J प्लस एप्सिलॉन डिवाइड E बाई डिवाइड T, या डिवाइड D बाई डिवाइड T एप्सिलॉन E बराबर D होता है। तो यहाँ से हम लोग J निकाल सकते हैं। दिस गिव्स J इक्वल टू डेल क्रॉस H माइनस एप्सिलॉन डिवाइड E बाई डिवाइड T। ये चीज़ हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो फिर हम कुछ एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं। अभी भी एनर्जी ही है लेकिन इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखा जाए क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर V E डॉट J की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, डेल क्रॉस H माइनस
एप्सिलॉन डिवाइड ई बाई डिवाइड टी एंड डी वी। अब इसको एक्सपेंड करके देखा जाए क्या आता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई डॉट डेल क्रॉस एच एक टर्म आएगा और दूसरा आएगा ई डॉट एप्सिलॉन डिवाइड ई बाई डिवाइड टी आएगा। तो सिंस इसको हम लोग आइडेंटिटी पहले भी यूज कर चुके हैं, तो ई डॉट डेल क्रॉस एच दिस इज इक्वल टू, ये कितना होता है इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये होगा। अब इसको कई जगह कई तरह से लिखा मिल सकता है, हो सकता है कहीं एच क्रॉस ई मिल जाए तो यहाँ पर प्लस साइन होगा। अब हमको पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोगों का होता है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। लास्ट वाला टर्म तो ठीक है कुछ नहीं, लेकिन ये पहला टर्म है उसकी वैल्यू रख दें। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा तो है, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख दें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर डॉट प्रोडक्ट से तो आ जाएगा आपका एच डॉट डेल क्रॉस ई, ये आ जाएगा। सेकेंड टर्म आएगा माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच, और थर्ड टर्म आएगा ये वाला माइनस ई डॉट एप्सिलॉन डिवाइड ई, सॉरी इसको ऐसे लिख दें हम लोग, एप्सिलॉन ई डॉट डिवाइड ई बाई डिवाइड टी, ये लिख दें और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दें ऑन वैल्यू वी, ये हो गया हमारा ई डॉट जे डी वी कितना हो गया, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसमें हम लोग आगे यार क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं कि डेल क्रॉस ई की वैल्यू पता है फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन डेल क्रॉस, हम देखिए हम लोग सारा फील्ड के टर्म में कर रहे हैं तो फील्ड के टर्म में उसको भी लिखेंगे। मैक्सवेल्स रिलेशंस पता है कि सिंस डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू डिवाइड एच बाई डिवाइड टी, अगर बी के टर्म में लिखते तो माइनस डिवाइड बी बाई डिवाइड टी होता, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस ई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये इक्वेशन क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ये म्यू आ जाएगा आपका तो माइनस म्यू एच डॉट डिवाइड एच बाई डिवाइड टी, ठीक ना। एच डॉट दिस था तो इसके अंदर क्या आएगा म्यू डिवाइड एच बाई डिवाइड टी, तो म्यू को हमने पहले लिख लिया एच डॉट डिवाइड एच बाई डिवाइड टी, और इसी तरह का टर्म ये वाला इसको इसके पास लिख लेते हैं माइनस एप्सिलॉन ई डॉट डिवाइड ई बाई डिवाइड टी, ये इसके पास लिख लिया गया। और एक टर्म ये बचा आपको इसको बाद में लिख देते हैं माइनस डेल डॉट ई क्रॉस ई, और ये डी वी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये टर्म आपका, ये टर्म क्या है, सिंस इसको अगर हम लोग सोचे अपना तो ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंस एच डॉट डिवाइड एच बाई डिवाइड टी, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाई डिवाइड टी हाफ एच डॉट एच, ये लिख सकते हैं इसको। हाफ को आप चाहे तो पहले लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड, दैट इज दिस इज इक्वल टू हाफ डिवाइड बाई डिवाइड टी ऑफ एच स्क्वायर, क्योंकि एच डॉट एच इज एच स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एच। इसी तरह हमारा ई डॉट डिवाइड ई कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हाफ डिवाइड बाई डिवाइड टी ऑफ ई स्क्वायर,
ये हम लोग लिख सकते हैं। आप हाफ इधर रखिए, अंदर कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम लोग देखिए हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ई डॉट जे डॉट जी वी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अब देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू, और सबको अलग अलग कर लें, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस कॉमन कर लें, इसकी वैल्यू हो गई हाफ एच स्क्वायर और डिवाइड बाई डिवाइड टी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लें, डिवाइड बाई डिवाइड टी, और क्या उसके अंदर है हाफ म्यू एच स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर इसको भी हम लोग रिप्लेस कर दें, माइनस मान लीजिए कॉमन कर लिए, तो ये हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और इसको अलग कर लिए, इंटीग्रल को हम लोगों ने इतना अलग कर लिया, ये इसको अलग कर लिए। तो ये लिखा हुआ, ये लिखा हाफ डिवाइड बाई डिवाइड टी हाफ एच स्क्वायर, म्यू को अंदर लेके चले गए तो हाफ म्यू एच स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये टर्म हमारा क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाई डिवाइड टी हाफ ई स्क्वायर, एप्सिलॉन को अंदर लेके चले गए, माइनस कॉमन कर लिए, माइनस लास्ट टर्म को फिर अलग से लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी। अब देखिए अगर सोचा जाए तो ये टर्म है क्या है। अभी एक काम और कर सकते हैं कि अब चूँकि पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं तब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, या पहले डिफ्रेंशिएट करिए तब इंटीग्रेट करिए, क्योंकि वॉल्यूम और टी ये आपस में इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस डिवाइड बाई डिवाइड टी, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये आ गया हमारा माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। अब अगर हम लोग अपना पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देखें तो हम लोगों ने कहा था कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड वॉल्यूम वी। अब देखिए ये क्या है, ये है मैग्नेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, दोनों को जोड़ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। ये टोटल अगर निकाल दें इंटीग्रेट, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी हैं दोनों, लेकिन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से एनर्जी बन गई। अब उसका रेट ऑफ चेंज, और माइनस साइन से रेट ऑफ डिक्रीज हो गया, माइनस लगा हुआ है, तो हम लोगों ने लिखा भी था कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वॉल्यूम वी। तो इसकी वैल्यू निकाला जाए कितना आती है। तो अगर इसको हम लोग रीअरेंजमेंट कर लें तो रीअरेंजमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट इज माइनस डिवाइड बाई डिवाइड टी वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ म्यू एच स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी वी, दिस इज इक्वल टू, ये हम लोग देख सकते हैं ये हाफ म्यू एच स्क्वायर मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जो इक्वेशन 1-2 में आया था। अब अगर वो चेंजिंग है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो गई टोटल, अगर हमारी फील्ड चेंजिंग है। और देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर माइनस नहीं था यहाँ प्लस था, तो दिस इज इक्वल टू ई डॉट जे डी वी, और ये टर्म हमारा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी, ये हम लोगों का आ गया। तो पहला टर्म क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे पर यूनिट टाइम, डिवाइड बाई डिवाइड टी, रेट कहिए या पर यूनिट टाइम करिए वही आ जाएगा। अब ये क्या था, पहला टर्म क्या है, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डेल डॉट वॉल्यूम इंटीग्रल। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल देता है। दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, हम लोग ए से लिख रहे हैं
उसका रीजन है सरफेस इंटीग्रल को ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ए और ई क्रॉस एच एंड डी ए, ई क्रॉस एच डी ए। तो ये हम लोगों का आ जाएगा फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर ये हमारा अगर वेक्टर है तो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो ये हमारा हम लोगों ने क्या किया कि ये जो डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी था, इसको हमने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लिए। ये कौन सा सरफेस है? जो वॉल्यूम हमारा, ये मान लीजिए वॉल्यूम वी था टोटल, इसको इंक्लोज करने वाला सरफेस ए। तो हमने जो निकाला था कि ई क्रॉस एच का डाइवर्जेंस निकालें, तो डाइवर्जेंस मतलब हुआ ई क्रॉस एच का उस सरफेस से कितना फ्लो आउट हो रहा, वही चीज़ आएगा, अभी हम लोग निकाल लेंगे आगे। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, दिस इज, यहाँ पर रिप्लेस कर दें इसको सरफेस इंटीग्रल, वेयर ए इज़ द सरफेस, ए इज़ द बाउंड्री सरफेस इनक्लोजिंग द वॉल्यूम वी। तो हम लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दें, दिस इज इक्वल टू ए ई क्रॉस एच डॉट डी। अब देखा जाए कि ये आया क्या। मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ये बीच में हम लोगों ने लिखा नहीं, मान लीजिए 3 इक्वेशन नंबर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज द पॉइंटिंग थ्योरम। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इसी से हमारा जो स्टेटमेंट था वो एक्सप्लेन हो जा रहा है। तो देखा जाए क्या क्या है कि, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इधर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टर्म या कह दें टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, इन इक्वेशन 3 द टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट the rate of double by double t, rate of decrease minus sign, rate of decrease of electromagnetic energy from volume V। ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेट ऑफ हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, डिक्रीज फ्रॉम वॉल्यूम V इज इक्वल टू अब फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वॉल्यूम V। ये किसके बराबर है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका यहाँ पर, इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या बता रहा है आपको, फर्स्ट टर्म क्या था ये हम लोग निकाल चुके हैं कि रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस ऑन चार्जेज, कौन से चार्जेज, इनक्लोज्ड इन वॉल्यूम V। ठीक ना, ये कितना होगा, दिस इज रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस on the charges enclosed in volume V। तो ये तो हम लोग लेके ही चले थे वहाँ से, इसको तो लेकर चले थे और ये ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिक्रीज हो गया, ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस। अब जो लास्ट टर्म बच रहा है ई क्रॉस एच, थर्ड टर्म जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है, तो ई क्रॉस एच की अगर हम लोग डायमेंशन चेक करें तो ई क्रॉस एच की डायमेंशन आती है वर्क डन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आती है डायमेंशन। तो ई क्रॉस एच की आप निकाल के देख लीजिएगा, ई की डायमेंशन रखिएगा, एच की डायमेंशन, तो ये आ जाएगा वर्क पर यूनिट एरिया पर, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वर्क या एनर्जी जो भी कहिए। तो इसको हम लोग एनर्जी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है।
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अब अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया। तो लास्ट टर्म क्या बता रहा है, और ये सरफेस एरिया, तो लास्ट टर्म क्या बता रहा है, लास्ट टर्म बता रहा है एनर्जी फ्लोइंग आउट वर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ए, और ए कौन सा, इनक्लोजिंग द वॉल्यूम वी, जो इस वॉल्यूम वी को इनक्लोज कर रहा था वो सरफेस बाउंड्री हमारा ए है। तो ये हमारा पॉइंटिंग थ्योरम प्रूफ हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम फ्रॉम वॉल्यूम वी इक्वल टू rate of work done by electromagnetic field forces on the charge enclosed in volume V plus energy flowing outward from the surface enclosing the volume V। मतलब ये सीधा सीधा हम लोग अगर समझें तो किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो जो इसके अंदर खर्च हुई वो चीज़ और जो बाहर गई दोनों को मिला के बराबर होगी। तो इसके अंदर क्यों खर्च हुई, तो उसके अंदर अगर वो कंडक्टिंग मीडियम है या चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल वहाँ खर्च हो जाएगा और फिर आगे जो बचेगा वो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये हम लोग का पॉइंटिंग थ्योरम यहाँ से प्रूफ हो जाती है। तो ये चीज़ हो गया, पॉइंटिंग थ्योरम प्रूफ हो गई। अब देखा जाए जो हम लोग को ई क्रॉस एच मिला है इसके बारे में थोड़ा सा सोच ले। ई क्रॉस एच इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या हम लोग इसको कह दें पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। और इसकी डायरेक्शन अगर हम लोग सोचें ई क्रॉस एच की क्या होगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने कहा था कि ई एच एंड के फॉर्म्स राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सेट। दैट इज अगर हम लोग इसको क्रॉस करें ई क्रॉस एच तो इस डायरेक्शन में आएगा। हम लोगों ने कहा था कि अगर ई क्रॉस एच करें तो जो वेक्टर आएगा वो ई के परपेंडिकुलर होगा और एच के परपेंडिकुलर होगा, और वो वेक्टर कौन सा था, के, क्योंकि जो ई क्रॉस एच आएगा वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा ई और एच के, तो उस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर था, के। दैट इज ये अगर हम लोग करें तो इसकी डायरेक्शन के की आएगी, जो के की डायरेक्शन होगी। या हम लोग जैसे और आगे सोचें तो एच क्रॉस के कभी अगर मान लीजिए करेंगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी ई की डायरेक्शन, और कभी के क्रॉस ई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी एच की। तो ये ई क्रॉस एच क्या है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर फ्लोइंग पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो ई क्रॉस एच है ये एनर्जी फ्लो को बताता है कि एनर्जी किस तरह, कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको ई क्रॉस एच को एस से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होगा, और पॉइंटिंग वेक्टर से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी आती है पर यूनिट एरिया उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे डायरेक्शन ऑफ के। तो ये हम लोगों का पॉइंटिंग थ्योरम हो गया, और एस हमारा पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस एच के बराबर हो गया। तो अब ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर ए इसीलिए लिया था क्योंकि एस हम लोग को इसको डिनोट करना था पॉइंटिंग वेक्टर को। कहीं कहीं पर वेक्टर एन से भी डिनोट करते हैं, कुछ जगह आपको मिलेगा पी से डिनोट करते हैं, लेकिन अधिकतर जगह उसको एस से डिनोट करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट या डायरेक्शन क्या होगी वो आपको आई गई। इसके बाद हम लोग मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मोमेंटम ड्यू टू
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद जो हमारा फील्ड है उसके कारण कितना मोमेंटम होता है, फोर्स जो हमने अप्लाई किया उसके कारण मोमेंटम चार्ज पे आएगा वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन फील्ड कितना मोमेंटम प्रोड्यूस करता है वो हम लोग देखेंगे कि वो मास इंडिपेंडेंट मोमेंटम होगा, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये होता है। अब अगर हमारा चार्ज जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस देन क्यू इज, तब हम लोग एनर्जी चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, और देन फोर्स विल बी एफ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर वी रो ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हम लोग का हो जाएगा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूअस है। अगर चार्ज होता तो फोर्स ये आ जाता, लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो टोटल चार्ज हम लोग जब करेंगे तो रो डी वी क्यू के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये चीज़ आ गया फोर्स, तो इफ़ द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं सबके सारे का मोमेंट अगर जोड़ दिया जाए तो से दिस इज पी मैकेनिकल। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं। इक्वेशन से दिस इज वन, इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी मैकेनिकल बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू रो ई प्लस वी क्रॉस बी एंड डी। अब देखिए रो को अगर हम लोग अंदर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं रो ई प्लस ये वी वेक्टर, रो वी कितना होगा, सिंस रो वी इक्वल टू जे करंट डेंसिटी, ये हम लोग कर चुके हैं, तो दिस इज इक्वल टू जे क्रॉस बी डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम दो काम करेंगे, एक तो इस रो को रिप्लेस करेंगे, दूसरा जे को, मतलब करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के टर्म में रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या टर्म है, तो फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन अगर हम लोग सोचें, फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन रो कितना होता है, रो इज डेल डॉट डी, यहाँ पर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी कहाँ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, डी इज एप्सिलॉन ई, तो ये हमारा रो हो जाएगा। और हम लोग अगर जे लिखना चाहें करंट डेंसिटी, तो मैक्सवेल्स का फोर रिलेशन यूज करेंगे। क्या था हम लोग का फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डिवर डी बाई डिवर टी, यहाँ से जे आ जाएगा, जे विल बी डेल क्रॉस एच माइनस डिवर डी बाई डिवर टी। इन दोनों को यूज कर दें, मतलब हम चार्ज डेंसिटी को हटा दें और करंट डेंसिटी को हटाकर फील्ड के टर्म में ले आएँ, तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू वी, रो की वैल्यू रख दें डेल डॉट डी एंड ई, यहाँ कुछ नहीं करना है, जे क्रॉस इसकी वैल्यू रख दिया जाए, जे क्रॉस दिस, तो जे की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया प्लस जे की वैल्यू डेल क्रॉस एच माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस डिवर डी बाय डिवर टी और होल क्रॉस बी, ये हम लोग मान लीजिए इसको बंद कर दें, दिस इज डी वी, ये हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा ये। तो अब इसमें हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं कि हम लोग देखिए अगर यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें तो एक टर्म और लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू
डेल डॉट डी ई प्लस, इसको हम लोग अगर ये माइनस साइन लगा लें, यहाँ पर ये प्लस साइन है हमारे पास, तो अगर हम लोग इसको कर दें माइनस डी क्रॉस डेल क्रॉस एच, ये माइनस साइन क्यों लिया गया उसका रीजन अभी आगे आएगा, हम लोग देखेंगे कि हम प्लस भी लिख सकते हैं, बी को पीछे लिख दें क्रॉस करके तो प्लस लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस क्यों लिया गया उसका रीजन भी आगे आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और लास्ट टर्म हम वैसे रख दें, इसको हम लोग लिख दें, इसको भी प्लस कर दें, प्लस बी क्रॉस डिवर डी बाई डिवर टी, और ये पूरे का हो गया dv। ये हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इसको हमने प्लस कर लिया, ये माइनस क्यों किया ये रीजन भी आएगा, ये प्लस क्यों किया इसका भी रीजन आएगा, वो हम लोग आगे बताते चलेंगे क्यों किया गया। अब अगर हम लोग देखें ये कितना हो गया, इसको अगर आगे बढ़े तो सेंस एक चीज़ हम लोग कर लें कि डिवा बाई डिवा टी बी क्रॉस डी, डी क्रॉस बी, सॉरी डी क्रॉस बी, इसको कंसीडर करें। देखिए हम लोग का जो फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंटिंग वेक्टर के लिए आया था वो ई क्रॉस एच आया था, तो हमने उसी तरह का टर्म कंसीडर किया, डी इज एप्सिलॉन ई, बी इज म्यू एच, तो हम लोग वहाँ से कुछ लिंक करते हुए इसको कंसीडर किया है, तो डिवा बाई डिवा टी डी इंटू बी कंसीडर कर लिए, डी क्रॉस बी, और इसको एक्सपैंड करेंगे अगर तो क्या आएगा, डिवा डी बाई डिवा टी क्रॉस बी, और दूसरा टर्म क्या आएगा, प्लस डी क्रॉस डिवा बी बाई डिवा टी। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी क्रॉस डिवा डी बाई डिवा टी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इससे अगर हम लोग सोचें तो इससे क्या आ जाएगा, बी क्रॉस डिवा डी बाई डिवा टी, ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको इधर ले आए तो ये बात, क्योंकि ये अभी तो क्या है डिवा डी बाई डिवा टी क्रॉस बी, अगर बी को पहले लाएंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन आएगा तो इसको मान लीजिए हम लोग इस तरफ ले आए, तो पूरा इधर ले आए, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, डी क्रॉस डिवा बी बाई डिवा टी, और क्या आएगा माइनस डिवा बाई डिवा टी डी क्रॉस बी। ठीक, तो बी क्रॉस डिवा डी बाई डिवा टी की वैल्यू हम लोग ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा डी पी बाई डी टी कितना आ गया देखा जाए रख के, क्या क्यों ऐसा किया गया वो भी आ जाएगा, डी पी बाई डी टी दिस इज इक्वल टू क्या क्या आया देखिए, तो एक तो पहला टर्म वैसे ही रखा हुआ उसको कुछ नहीं करेंगे, डेल डॉट डी ई इसको कुछ नहीं करेंगे, बी क्रॉस डेल क्रॉस एच इसको भी कुछ नहीं करने वाले हैं, इसको पहले हम लोग लिख लें तो ऐसे लिख दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस बी क्रॉस डेल क्रॉस एच, ये टर्म हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ से ले आए तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा क्रॉस, तो प्लस डी क्रॉस डिवर बी बाई डिवर टी, और माइनस डिवर बाई डिवर टी डी क्रॉस बी, एंड पूरे का इंटीग्रल हो गया है, ये आ गया। अब देखिए इसको हम लोग अभी कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या है, डिवर क्रॉस डिवर बी बाई डिवर टी, डिवर बी बाई डिवर टी इज़, हम लोग को पता है कि डेल क्रॉस ई इज़ माइनस डिवर बी बाई डिवर टी, तो ये निगेटिव साइन के साथ डिवर ई बाई डिवर टी है। तो देखिए क्या हो गया, इसको अगर हम लोग एक टर्म और एक बार और लिखें, दिस इज डेल डॉट डी ई, ये हो गया माइनस बी क्रॉस डेल क्रॉस एच, ये हो गया, ये क्या हो गया माइनस
डी क्रॉस डेल क्रॉस ई। अब देखिए माइनस इसमें यहाँ पर इसीलिए किया गया था कि देखो इसमें भी उसी तरह की ई और डी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट, उसी तरह यहाँ पर बी और एच का है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसका डी उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। और एक ये माइनस में था, ये भी माइनस हो गया। लास्ट टर्म और आया एक माइनस डिवाइड बाई डिवाइड टी डी क्रॉस बी डी वी। तो डिवाइड बाई डिवाइड टी अगर हम लोग देखें तो केवल यहाँ पर आया हुआ है इंटीग्रल के अंदर, और इस तरफ था। तो इस टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आए, इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो डी पी बाई डी टी प्लस ये टर्म अगर हम लोग इधर ले आए तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, डिवाइड बाई डिवाइड टी इंटीग्रल डी क्रॉस बी डी वी। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है क्वेश्चन हो कि यहाँ पर इंटीग्रल था, फिर डिवाइड बाई डिवाइड डी था, और यहाँ हमने क्या किया कि डिवाइड बाई डिवाइड टी पहले कर दिया फिर इंटीग्रेट किया। तो ये हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं कि डिवाइड बाई डिवाइड टी और इंटीग्रल ये कम्यूट करते हैं, तो जो भी ऑपरेटर आप पहले यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए डी बाई डी टी के दो टर्म थे, इधर आ गए। तो अब उधर क्या बचा, डेल क्रॉस डी ई माइनस बी क्रॉस डेल क्रॉस एच माइनस डी क्रॉस डेल क्रॉस ई, अब पूरे का इंटीग्रल। तो अब देखिए कुछ काम की चीज़ आ गई हम लोग में। एक काम और कर लेते हैं कि ये तो देखिए ठीक सिमेट्री में है, ये भी ठीक है, इसका एक और सिमेट्री ले आते हैं कि सिंस हमको पता है कि सिंस डेल डॉट बी इज जीरो ऑलवेज, डेल डॉट बी इज जीरो, तो हम लोग ये टर्म यहाँ पर जोड़ देते हैं इस इंटीग्रल के अंदर। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी टी प्लस डिवाइड बाई डिवाइड टी ऑफ डी क्रॉस बी डी वी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। अब हम लोग सब टर्म लिख देते हैं, ये मान लीजिए डी डेल डॉट डी ई, ये टर्म हम लोग जोड़ देते हैं, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ना है, लेकिन सिमेट्री बन जाएगी, याद करने में आसान हो जाएगा। ये एच हमने कर दिया, ये जीरो है, डेल डॉट बी जीरो, लेकिन इस तरह का टर्म हमने वहाँ पर बना दिया, सिमेट्री से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये भी सिमेट्री हो गई, डेल क्रॉस एच माइनस डी क्रॉस डेल क्रॉस ई डी वी, ये इक्वेशन नंबर से 2। तो हम लोग देखें ये डी पी बाई डी टी है, ये डिवाइड बाई डिवाइड टी डी क्रॉस बी और डी वी, और इधर हमारे सारे दूसरे टर्म हैं। तो हम लोग अगर देखें तो ये टर्म है क्या, अब देख लिए, कोई साइन अगर छूटा हो तो आप उसको यूज कर लें, कोई साइन सही होगा, सही है, ठीक है। तो अब देखा जाए ये क्या है, डी क्रॉस बी इंटू डी वी, सिंस डी क्रॉस बी, ये पूरा टर्म जो हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है ये पूरा टर्म, ये बता रहा है पूरा टर्म, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर डायमेंशन के हिसाब से देखें तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज डिवाइड बाई डिवाइड टी हो गया। तो इसका तब ये जो हमारा है डी क्रॉस बी इंटू डी वी, ये मोमेंटम है, लेकिन इसमें कोई मास तो इन्वॉल्व है नहीं, पार्टिकल का मास इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो मोमेंटम है डी क्रॉस बी, ये ड्यू टू फील्ड है, इसको हम लोग कहते हैं ये मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण है, क्योंकि इसमें इस मोमेंटम के डेफिनेशन में कोई मास नहीं इन्वॉल्व है। तो अगर हम लोग देखें तो डी बाई डी क्रॉस बी, इसको मान लेते हैं वेक्टर डी,
इसकी डायमेंशन अगर देखें तो क्या होगी, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डबल बाई डबल टी लगा हुआ है तो ये मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि ये डी बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये पूरा भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होगा। उसमें रेट तो ये अलग हो गया, तो ये पूरा मोमेंटम होगा। सिंस डी से मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम आ रहा है, तो इसका तो मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम होगा, डी क्रॉस बी। और इसको हम लोग एक वेक्टर जी से लिखते हैं, वेक्टर जी इक्वल टू डी क्रॉस बी, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम डेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम डेंसिटी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम मोमेंटम है ये, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण मोमेंटम है, क्योंकि इसमें इस मोमेंटम के डेफिनेशन में मास नहीं है, पार्टिकल का, किसी पार्टिकल का मास इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम डेंसिटी। और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसके हिसाब से क्या है कि टोटल मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम ऑन द पार्टिकल एंड मोमेंटम ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कंजर्व, ये इससे आता है। और एक छोटा सा और हम लोग कर लेते हैं, ये हम लोग का मोमेंटम हो गया, और थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन पॉइंटिंग वेक्टर S एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम डेंसिटी G। इन दोनों वेक्टर के बीच क्या रिलेशन है देखा जाए तो सिंस G इक्वल टू कितना आया है, G वेक्टर इज D क्रॉस B एंड D इज एप्सिलॉन E क्रॉस म्यू B, this is how much, sorry, mu H, this is equal to epsilon mu E क्रॉस H, और E क्रॉस H क्या था हम लोगों का, वेक्टर S, तो एप्सिलॉन म्यू एंड पॉइंटिंग वेक्टर। और अगर आगे जाना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि G इक्वल टू वेक्टर S अपॉन V स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग का वेलोसिटी कितनी होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दिस इज 1/μ एप्सिलॉन। तो ये रिलेशन है हमारा कि G इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू S। तो आज इतना ही करते हैं, अगले टर्न पर हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर डिसकंटिन्यूअस मीडियम, अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि एक मीडियम है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन पढ़ रहे थे, अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि मीडियम अगर डिसकंटिन्यू हो जाए, एक मीडियम है फिर मीडियम चेंज हो जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या बाउंड्री कंडीशंस होगी और फिर क्या चेंजेज होंगे। हम लोगों ने लाइट के लिए पढ़ा हुआ है कि लाइट में कैसे कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी, क्योंकि हमारी जो लाइट होती है वो एक प्रकार से वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। तो उन्हीं को हम लोग अपने इन लॉज की तरह सहायता से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।